नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक की, जहां कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भारत की प्रौद्योगिकी के बारे में बात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 9 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने कई नई प्रौद्योगिकी विकसित की है। इसी के मद्देनजर 3D प्रिंटेड इमारत का निर्माण एक महान पहल है। On this very early morning program, all the dignitaries present on the dais, my friend Mr. Mohan, our very innovative CPMG, Mr. Rajendra Kumar, Professor Santhanam from IIT Madras, all the friends present here. It's always a pleasure to come to Bengaluru. Somehow this city has so much energy, so much positivity, so much forward-looking character that I really enjoy coming to Bengaluru. This city presents always a new picture of India. The new picture that you saw today in terms of this 3D printed post office building, that's the spirit of India today. That's the spirit with which our country is progressing today. I can give you 10 examples. Nobody ever thought that India would be developing its own 4G and 5G technology. Nobody ever thought. Nobody ever thought that India would be manufacturing its very complex telecom equipment. Nobody ever thought. Actually, one of the industry veterans, Mr. Sunil Bharti Mittal, he mentioned that he has been in the telecom industry for about 35 years and never could he imagine that India would emerge as a manufacturer and developer of telecom technology. You would have seen that in the last 9 years, under Prime Minister Narendra Modi ji's leadership, the country has developed many new technologies, whether it is Vande Bharat, whether it is 4G, 5G technologies, whether it is manufacturing artillery guns, all kinds of new technologies are coming up from India. In that same spirit, having a 3-dimensional, 3D printed concrete building constructed on site, this is a great initiative. This is a technology demonstrator, and IIT Madras has done fabulous work on this. As this technology becomes mainstream, we'll see more such on this. वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हुए कहा कि G20 स्वास्थ्य मंत्रियों के शिखर सम्मेलन और साइड इवेंट में अलग अलग देशों के 70 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। हम लोगों को भारत का स्वास्थ्य मॉडल दिखा रहे हैं और वे इसकी सराहना कर रहे हैं। मोदी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में समग्र दृष्टिकोण से देखा है। उसमें मैंने देखा जैसे जैसे दुनिया के कंट्री, खास करके G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट में और साइड इवेंट में पार्टिसिपेंट करने के लिए आए हुए डेलीगेट्स, 70 कंट्रीज के अधिक कंट्री के डेलीगेट्स आए। ये लोगों को हम ये मॉडल दिखा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर को एक होलिस्टिक अप्रोच से देखा है। केवल डिस्पेंसरी चालू करना ऐसा नहीं, लेकिन हम डिस्पेंसरी चालू करेंगे तो डॉक्टर चाहिए, मेडिकल की सीट डबल की। जब हम डिस्पेंसरी चालू करेंगे तो मेडिसिन चाहिए, तो फार्मा इंडस्ट्रीज चाहिए। फार्मा इंडस्ट्रीज में हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। हमें ऑपरेशन करना है कोई अस्पताल में तो मेडिकल डिवाइस चाहिए। आज 70% मेडिकल डिवाइस हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके लिए मेडिकल डिवाइस पॉलिसी हम लाए। मेडिकल डिवाइस के लिए हमने मेडिकल डिवाइस पार्क 4 बना रहे हैं। ऐसे होलिस्टिक अप्रोच के साथ मेडिकल डिवाइस सेक्टर में हमने काम किया है। उसका नतीजा ये निकला है कि आज मल्टीनेशनल कंपनी।
वहीं वाराणसी में G20 शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत की भूमिका के बारे में बात की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि G20 के मेजबान के रूप में भारत की सदस्य देशों के बीच चर्चा को आकार देने और सहयोग को बढ़ावा देने में एक आवश्यक भूमिका है। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ आता है क्योंकि इस शिखर सम्मेलन में लिया गया निर्णय दुनिया भर के अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is the elected representative, second time in a row from here. With a full majority, he is leading the country. And we have seen India in last 9 years going from 10th largest economy in the world. But when he took over, it was one of the fragile 5 economies in the world to the first 5 economies of the world. So recently during his Independence Day speech from the Red Fort addressing the nation on 15th August, he talked about Amrit Kal, golden age and the next 1,000 years of India's growth. The decision what we are going to take today, how it is going to impact the next 1,000 years in India. Not only in India, once it's going to, any decision is going to impact India will impact the world as well. And today, we all have gathered here in Varanasi. As I said, Varanasi is one of the oldest living cities, or I could say the continuously inhabited cities in the entire world. Our honorable वहीं मोबाइल टावरों से बैटरी चुराकर बेचने वाले एक अंतर जनपदीय गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गैंग के कब्जे से 25 बैटरी, चोरी में इस्तेमाल होने वाली पिकअप और 5 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीते 14 अगस्त को राजगढ़ थाना क्षेत्र के नदीहार ग्राम स्थित इंडस कंपनी के मोबाइल टावर से बैटरी चोरी किए जाने की तहरीर दी गई है। इस पर कार्रवाई करते हुए सर्विस लांस और राजगढ़ थाना की पुलिस ने रात में ही रंगे हाथ 7 चोरों को बैटरी चोरी करते हुए गिरफ्तार किया। ये गैंग मोबाइल टावरों से चोरी कर बैटरी को आसपास के जिलों में बेच देता था। और में से बैटरी चोरी की सूचना मिली थी रात में, जिसमें तत्काल उस सूचना पर हमारी थाना राजगढ़ की टीम और उसके अलावा जनपद की जो एसओजी टीम है उसको एक्टिवेट कर दिया गया और बहुत ही तत्परता से जॉइंट एक्शन के तहत इस पूरे गिरोह को हम लोगों ने पकड़ लिया है। इसमें टोटल 7 लोग हैं जो कि चंदौली और बनारस के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं और जितनी भी बैटरियां चोरी हुई थी, पूरी बैटरियां 25 की संख्या में थी, वो हम लोगों ने बरामद कर ली हैं। और जब इस चीज़ को डेवलप किया गया है तो पता चला है कि एक पूरा गिरोह है जो कि यहाँ जनपद मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र, इन सबों में लगातार इस तरह की चोरी घटनाओं को अंजाम देता है। तो बाकी जिलों से भी समन्वय करके इस चीज़ों को हम लोग और डेवलप कर रहे हैं और आगे भी इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। और भी लोग हैं क्या इस गिरोह में शामिल? अभी तक जो पता चला है कि एक व्यक्ति इसमें और है जो कि अभी फरार। अगर आप सड़क पर वाहन के साथ निकलते हैं तो सावधान रहने की बारी आपकी है, क्योंकि नगर की सड़कों पर ई रिक्शा लेकर बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले ड्राइवर दौड़ लगा रहे हैं। एक ऐसा ही ड्राइवर ने पुलिस वाले की बाइक में अपना ई रिक्शा भिड़ा दिया। बाइक पर बैठी महिला ने चप्पल निकालकर चालक की पिटाई कर दी, जिसके चलते सड़क पर जमकर हंगामा हुआ और इसकी वजह से जाम लग गया। लोग हॉर्न बजाते रहे। पुलिस वाले ने रिक्शा चालक को थप्पड़ तो मारा ही, साथ ही महिला ने चप्पलों से उसे पीट दिया। चालक की धुनाई के बाद वाहन पर सवार मालिक पैर छूकर माफी मांगता रहा। मैं जा रहा था ड्यूटी के लिए और इन लोगों को थोड़ा दवा दिलाने के लिए, और दवा दिलाने के हमारे डीएम साहब के यहाँ ड्यूटी है, हम जा रहे थे। ये बाइक वाला आया साइड से 4 व्हीलर के बीच में, हमको अपने दाहिने से हमको साड़ दिया। टोटो वाला जी। न उसके पास लाइसेंस था न कुछ था। मैं जा रहा था। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के प्यार और उस प्यार को मजबूत बनाता है। इस त्योहार के दिन सभी परिवार एक हो जाते हैं, राखी, उपहार और मिठाइयाँ
देकर अपना प्यार एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। बहनें भाइयों के हाथों पर राखी बांधती हैं और भाई बदले में उनकी रक्षा करने का वचन लेते हैं। लेकिन यूपी के मुरादाबाद से एक अलग ही तस्वीर सामने आई है, जहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्म के बच्चे और बच्चियां स्कूल में राखी बनाना सीख रहे हैं, जिससे वो पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकें। वहीं शिक्षिका सलमा ने बताया कि ये बच्चे एक्टिविटी के हिसाब से राखी बना रहे हैं। ये बैच पूरे हफ्ते चलता रहेगा और बच्चे पूरे हफ्ते राखी बनाएंगे। उसके बाद ये बच्चे स्टॉल लगाएंगे और इन बनाई हुई राखियों को बेचेंगे, जिससे ये पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे भी कमा सके। हमारी एक्टिविटी नंबर 7 है, राखी की एक्टिविटी। आज बच्चे राखी बना रहे हैं। तो प्रतिदिन बनाएंगे या फिर आज ही नहीं, हमारा हफ्ता पूरा, मतलब हमारे बच्चों का बैच पूरे हफ्ते चलता है और 5 दिन तक लगातार हम अलग अलग बैच के हिसाब से बच्चों से एक्टिविटी करवाते हैं। राखी बना के क्या संदेश देना चाह रहे हैं? राखी बनाकर हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि जो त्यौहार होता है हमारा राखी का, किस तरह से हम मनाते हैं और हम किस तरह से बच्चे वेस्ट मटेरियल से भी घर में राखी बना सकते हैं। आज हमारी एक्टिविटी नंबर 7 है, राखी की एक्टिविटी। आज बच्चे मैं यहाँ पर राखी बना रहा हूँ और फिर राखी बनाकर मैं इनको, रक्षाबंधन का त्यौहार है इसलिए इनको बेचूंगा। इसलिए मैम ने हमारी बताया है कि पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी होगी। और सर, हमें इससे ये भी पता चलेगा कि हमें इन चीज़ों को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो किन किन चीज़ों से बना रहे हैं? सर, हम यहाँ पर इनको ग्लिटर शीट से और सर कागज़, स्केच, इन चीज़ों का इस्तेमाल। वहीं कानपुर देहात न्यायालय द्वारा त्वरित न्याय का एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। महज 29 दिनों में पॉस्को एक्ट संबंधित एक गंभीर मामले में आरोपी को कठोर कारावास की सजा दिए जाने का फैसला सुनाया है, साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए विशेष अभियोजन पॉस्को एक्ट एडवोकेट राकेश कुमार मिश्र ने जहां न्यायाधीश की प्रणाली की जमकर तारीफ की है, साथ ही इस फैसले को त्वरित न्याय का पूरक बताया। वहीं इस फैसले में पुलिस की सक्रिय भूमिका की भी जमकर तारीफ की है। वहीं हमीरपुर के राट कोतवाली क्षेत्र के एक ऐसी गांव में चिकन पॉक्स की वजह से एक ही गांव के 3 बच्चों की मौत हो गई है। गांव में अभी भी आधा दर्जन से अधिक बच्चे चिकन पॉक्स से पीड़ित हैं। वहीं बच्चों की मौत की वजह से गांव में दहशत का माहौल है। बच्चों की मौत की सूचना पाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और सैंपल इकट्ठा किए। हालांकि ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बीमारी से बताया, माता निकली थी, उसमें 12-13 दिन हो गए। दवाई भी कराई, जब माता निकले तो फिर दवाई का कोई इलाज नहीं होता है। उसको कहाँ लेके गए थे आप? गोराई में दिखाया, रात में गया वो दिखवाने के लिए। रात से फिर माता बताएंगे, फिर कहीं लगे उनकी सेवा करने लगेगा। तो खबर हमीरपुर से है, जहां एक गांव में आधा दर्जन से ज़्यादा बच्चे चिकन पॉक्स से पीड़ित हैं और वहीं 3 बच्चों की चिकन पॉक्स की वजह से मौत हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम को जैसे ही इसकी सूचना मिली, स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और बच्चों के सैंपल इकट्ठा किए गए, लेकिन ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो खबर हमीरपुर से है, जहां पर चिकन पॉक्स से बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यम, हमीरपुर में चिकन पॉक्स की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर, जानकारी दीजिए। बिल्कुल अलका, बता दूं ये कि पूरा ही मामला राट कोतवाली क्षेत्र के कैसी गांव का है, जहां पर चिकन पॉक्स की बीमारी के चलते जो है वहां पर 3 बच्चों की मौत हो गई। फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करूं तो वहां के जो ग्रामीण हैं वो दहशत में बने हुए हैं और उनका आरोप भी है कि जो संबंधित विभाग है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसे में जो है जो जिम्मेदार हुक्मरान है उन पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। अलका, सत्यम, स्वास्थ्य विभाग की टीम की वजह से आप तरफ से अब क्या कुछ किया जा रहा है? जब स्वास्थ्य विभाग की नज़र में भी ये पूरा मामला है, तो किस तरीके की सुविधाएं या किस तरीके से उपचार किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से? क्योंकि गांव में 3 बच्चों की मौत हो गई है, 6 से ज़्यादा बच्चे पीड़ित हैं। बिल्कुल, मैं अगर मौजूदा स्थिति की बात करूं तो जब मैंने इससे संबंधित सीएमओ से बात करी तो सीएमओ का कहना है कि जो यहाँ से संबंधित है उनके जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको जो है गांव के लिए रवाना कर दिया गया है। ये सीएमओ के द्वारा जो है प्रथम दृष्टया अपडेट दी गई है।
सत्यम, चिकन पॉक्स का टीका भी लगता है बच्चों को, तो क्या गांव में चिकन पॉक्स को लेकर टीकाकरण नहीं हुआ जिसकी वजह से बच्चे जो है अभी पीड़ित हैं, और जिन बच्चों की मौत हुई है क्या उन्हें चिकन पॉक्स का टीका लगा था? बिल्कुल, मैं अभी मौजूदा स्थिति की बात करूं तो वहां के जो ग्रामीण हैं उनका आरोप है कि लगभग जो अभी 20 दिन के अंतर्गत जो है 3 बच्चों की मौत हो गई है। फिलहाल में जब ये तीसरे बच्ची की मौत हुई तो हमीरपुर के जो स्वास्थ्य विभाग के आला हुक्मरान हैं उनके द्वारा जो है टीम गठित की गई है और निरंतर जो है आशा बहुओं के द्वारा जो है टीकाकरण किया जा रहा है। अलका, सत्यम, अभी गांव में क्या माहौल है, लोगों में किस तरीके का माहौल है चिकन पॉक्स को लेकर? क्योंकि अक्सर जानकारियों के अभाव में भी लोग छोटी माता का नाम देते हैं इस बीमारी को, इसकी वजह से भी बच्चों को इलाज नहीं मिलता समय पर, जिसकी वजह से आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं। तो अभी चिकन पॉक्स को लेकर क्या कुछ जागरूकता अभियान जो है गांव में चलाया जा रहा है? किस तरीके से पीड़ित जो बच्चे हैं उनके इलाज के लिए किस तरीके से लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं अलका बता दूं, हमीरपुर के स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। जगह जगह पर आपको जो है फर्जी अस्पताल, फर्जी आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार हुक्मरानों के आशीर्वाद से ही उनके संरक्षण में ही ये सारे जो अनैतिक कार्य हैं वो किए जाते हैं। फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करूं तो वहां पे ऐसा कोई भी प्रोत्साहन से संबंधित कोई भी कार्य जो है आला हुक्मरानों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है एक सोच जो है जो दूसरी तरीके से लोग सोचते हैं कि ये छोटी माता है या कोई दूसरी चीज है, उससे जो हटकर लोग सोचे और जल्दी उस चीज का जो है टीकाकरण कराने बावजूद ऐसे जो है केस लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे कहीं ठीक है सत्यम, नजर बनाए रखिएगा, इस खबर को लेकर नजर बनाए रखिएगा। क्या कुछ आगे सामने अपडेट निकल कर आता है हम आपसे एक बार दोबारा मिलेंगे। तो हमीरपुर में एक बार फिर से चिकन पॉक्स का कहर देखने को मिल रहा है, जहां 3 बच्चों की एक ही गांव में मौत हो गई है 1 महीने के अंदर, और 6 से ज्यादा बच्चे चिकन पॉक्स की वजह से पीड़ित बताए जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं रायबरेली में शादीशुदा महिला से मिलने गए प्रेमियों और महिला को परिजनों ने बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने प्रेमी और प्रेमिका को इस दौरान पेड़ से बांधकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को छुड़वाया और अपने साथ कोतवाली ले गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहद्दीनपुर गांव का है, जहां पर रहने वाले माता दीन ने अपने बेटे की शादी 5 साल पहले डलमऊ क्षेत्र में की थी, लेकिन बेटे और बहू को घर से बाद में बेदखल कर दिया था और दोनों घर से अलग रहते थे। देर रात महिला से उसका प्रेमी ससुराल मिलने पहुंच गया। सुबह जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से प्रेमी और महिला को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सर मैं गया था उज्जैन दर्शन करने के लिए। मेरे को 4 बजे यहाँ पे रायबरेली पहुँचा था। मेरे 5 बजे की ट्रेन थी। वह बोली घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सो जाना, दिन में चले जाना। मैं आया 4-4:30 बजे, 4:45-50 हो गया। आके इधर सो गया। जब जाने को हुआ तो बारिश हो रही थी, इसके लिए मैं सो गया। मैं सो के उठा तो ये पकड़ के वहीं छिंदवाड़ा में चौरई विधानसभा क्षेत्र के चांद नगर परिषद की मंडी प्रांगण में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि देश राजनीति नहीं है, ये हम इसी राजनीति कहते हैं। हम तो उन्हें याद करते हैं जिन्होंने देश के कारण अपने जवानी कुर्बान कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम काम करते हैं। धारा 370 हटाने का केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी तंज कसते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने प्रधानमंत्री आवास का पैसा क्यों लौटा दिया? 2024 तक घर घर पानी पहुंचाने का जल संसाधन परियोजना क्यों नहीं चालू की? ये विधानसभा का कार्यकर्ताओं का विजय संकल्प का दिन था। चौरई में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये संख्या और उत्साह देखकर आप लोगों को भी लग गया होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस के पास में छल प्रपंच, और अब तो वो मतदाताओं का भी अपमान करने लगे हैं। और लोकतांत्रिक समाज में मतदाताओं को भगवान का दर्जा दिया गया है। वो पाप के पक्ष में करें या विपक्ष में निर्णय करें।
वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में जिले के इंदरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 2 महीने पहले एक बच्चे के इलाज में हुई लापरवाही और उसकी मौत के मामले में 2 डॉक्टर सहित वहां के नर्सिंग स्टाफ को दोषी माना गया है। संभागीय आयुक्त ने इस मामले में डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, वीएमओ डॉक्टर अरुण शर्मा, ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ को स्पष्टीकरण के लिए ग्वालियर तलब किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.बी. कुरेले ने बताया कि बालक के परिजनों ने उसकी मौत के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ और चिकित्सकों को जिम्मेदार बताया था। इसके बाद सेवड़ा एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट में दोनों चिकित्सकों सहित अस्पताल के स्टाफ को दोषी माना गया है। अब इसकी सजा का निर्धारण संभागीय आयुक्त द्वारा होगा। इलाज के लिए बच्चा एक आया था 2 महीने पूर्व करीब, तो उसमें एसडीएम महोदय अध्यक्ष थे सेवड़ा के, और मैं भी उसमें सदस्य था। सीडीपीओ और टीआई इंदरगढ़ सभी की सदस्यता में जो है एक जांच समिति गठित की गई थी कलेक्टर महोदय के द्वारा। सबने जांच करके उनको डॉक्टर जितेंद्र वर्मा को, बीएमओ डॉक्टर अरुण शर्मा को और ड्यूटी पर उपस्थित नर्सिंग स्टाफ सभी को दोषी पाया था। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि जिन योजनाओं को बीजेपी चुनावी रेवड़ियां बांटने की बात कहकर हमारी सरकार पर निशाना लगा रही है, हम तो खुद ही चाहते हैं कि बीजेपी हमारी योजनाओं पर अटैक करती जाए। जितना अटैक करेगी हमें लाभ मिलेगा, ये हमारा एजेंडा और नैरेटिव है। रूप में पूरे प्रदेश के अंदर एक अनुपम प्रयोग है। एक प्रकार से पूरे मुल्क में कहीं पे भी, मेरी दुनिया के मुल्कों में नहीं होता होगा, एक साथ में तमाम उस प्रदेश के गांव के लोग एक साथ खेले और कोई एज बार नहीं है, उम्र की कोई सीमा नहीं है। 80 साल के लोग भी खेल रहे हैं, 60 साल की महिलाएं खेल रही है और दादा पोते साथ खेल रहे हैं। तो आप सोचिएगा कि पिछली बार जो है 30 लाख पंजीकरण हुए थे, 10 लाख महिलाएं थी। इस बार लगभग 60 लाख का पंजीकरण हुआ है। 58,500 को तो पहले हो चुका था, तो लगभग 60 लाख में 25 लाख महिलाएं हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आप देख रहे हो उत्साह भी, जो रस्सा किसी का खेल था उसके अंदर, क्या महिलाएं रस्सा खींच रही थी, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। क्या कबड्डी खेल रही है बच्चियां, हमारी बहन बेटी हैं। आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। तो ये जो इसलिए किया गया जिससे कि ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।